हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी आता है, नीट में भी आता है और 12th के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये देखा गया है, समटाइम्स इट हैज बीन सीन that the rate of most of the reaction it becomes double or triple for every 10 degree rise in temperature। ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? 3/2 RT। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे ऑब्वियसली रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और उसको हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है सर? टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअली क्या है? रेशो है। ये क्या है? रेशो है किसका? रेट कांस्टेंट का एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मली वो जो टेम्परेचर का जो रेशो लिया जाता है वो जो 10 डिग्री सेल्सियस का एक हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। हम यहाँ पे दो टेम्परेचर ले रहे हैं कि मान लो लेट T1 था, वो था आपका 298 केल्विन, या फिर आप बोल सकते हो क्या उसको? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और T2 था, वो कितना है? 10 डिग्री इंक्रीज कर दो, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, बोले तो 308 केल्विन, और यू कैन से 35 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर T1 था तो हमारा जो रेट कांस्टेंट था वो मान लो K1 था, और जब टेम्परेचर T2 था तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या हो गया? K2 हो गया, लेकिन कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया? 308। तो इसको मैं एक बार K ही मान रहा हूं, और इसको हम लोग क्या मानेंगे? K प्लस में 10 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? K प्लस 10। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स व्हेन देयर टेम्परेचर इज डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो जाता है, उस समय जो रेट कांस्टेंट्स का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? हायर वाला टेम्परेचर ऊपर लिख दो, यानी K प्लस में 10 हो गया रेट कांस्टेंट एट 35 वाला, अपॉन में क्या हो गया? K। अब ये जो भी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये देखा गया है, इट हैज बीन सीन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या आता है? 2 और 3 आता है। कितना आता है? अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए, डबल यानी 2 टाइम्स, तो वो 2 एक आपका कोफिशिएंट हो गया, इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। कब? व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो लिख देते हैं, देखो ध्यान से। इट हैज बीन सीन दैट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, सभी रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन की बात हो रही है। फॉर मोस्ट ऑफ द reactions, if the temperature is increased by 10 degree Celsius, then the rate of reaction almost becomes डबल और समटाइम्स ट्रिपल। डबल यानी 2 टाइम्स, ट्रिपल यानी 3 टाइम्स। ये 2 टाइम्स और जो 3 टाइम्स आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। तो जो भी डबल या ट्रिपल हो जाएगा तो क्या? रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट डबल या ट्रिपल हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। जो नॉर्मली 10 डिग्री का डिफर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो T1 कितना लेते हैं हम लोग?
25 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसके ऊपर एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में, नीट में भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन करके देखते हैं हम, देखो ध्यान से। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ आई थिंक एआईईई 2011 में था, कुछ देखिएगा कि मान लो कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दिया है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, द रेट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख लो, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल लिख लो, द रेट ऑफ reaction becomes double for every 10 degree Celsius rise in temperature। आपको ये दे दिया, इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू कितना दिया, डबल यानी 2 दिया है, ठीक है ना। ओके, then what will be the rate, what will be the rate if temperature is increased from 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन स्टार्ट करें और 50 डिग्री तक ले जाएं और फॉर एवरी 10 डिग्री जो रेट है वो डबल हो जाए, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको 2 दिया है, तो बताइए कि उस टाइम 0 से 50 के टाइम आपका रेट कितना होगा, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आते हैं। पहले आपको क्या करना है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, जैसे यहाँ पे डबल दिया है तो आप पहले लिखोगे 2, अगर ट्रिपल देता टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 हो जाता तो यहां लिखते आप 3। फिर आपको क्या करना है, देखो 0 डिग्री से कहां पे गए 50 डिग्री पे गए और फॉर एवरी 10 डिग्री राइज कितना होता है 2 टाइम्स। तो रफ में करके देखो ध्यान से, आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से, क्लियर है। ओके, अब 0 डिग्री से आप कहां पे गए 10 डिग्री पे गए, कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स। ओके, मैं 2 लिख रहा हूं यहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट। 10 से कितना जाओगे 20 जाओगे, कितना टाइम्स इंक्रीज होगा 2। 20 से कितना जाओगे 30 जाओगे, 30 पे कितना हुआ 2, 32 40, 42 कितना जाओगे लास्ट में 50, 2 2 1 2 3 4 5। आप ये तो आप ये देखो कि 2 की पावर कितनी हो गई 5 टाइम्स हो गया, जो आपका रेट है 2 टू पावर 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब 2 टू पावर 5 टाइम्स को सोल्व कर लीजिए, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 मींस रेट आपका 32 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 टाइम्स। एक मेथड तो आपका ये है जो कि बड़ा ही सिंपल मेथड आप कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं आपको और बताता हूं, इससे भी शॉर्ट, ठीक है। करना क्या, देखो आप टेम्परेचर का रेट देखो 0 से 50 है तो 50 माइनस 0 करके देखिए कितना आएगा 50 आएगा। अब जो भी वैल्यू आ रही है उसके आगे का एक 0 हटा दो, कितना बचा 50 का आगे का 0 हटा देंगे क्या बचेगा 5 बचेगा। ओके, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है 2 है क्योंकि डबल बोल रहा है, तो जो 5 बचेगा वो 2 की पावर कर दो, तो 2 की पावर कितना हो गया 5। आगे आंसर आपका कितना 32। ये कोई एआईईई 2011 में शायद क्वेश्चन आया। उसी तरह अभी एआईईई प्री 2012 में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, सेम वही कि आपको क्या दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया गया है 2 दिया गया है, डबल का 2। ओके, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे बाद में आपको रेट निकालना है कितने टाइम्स हो जाएगा, फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री। लॉन्ग मेथड है, 10 से स्टार्ट करोगे, इनिशियल टेम्परेचर आपका 10 डिग्री था, कहां तक लेके गए 100 तक, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे आप लेके जाओगे तो भी आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपको शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में, तो आप शॉर्ट में कैसे करोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 2, क्या करना है 10 से 100 गया ना, तो 100 माइनस 10 करके देखो कितना आएगा 90 आएगा। 90 के आगे का एक 0 हटा दो, कितना बचेगा 9, 2 रेज़ टू पावर 9 टाइम्स। तो आपका जो रेट है 2 रेज़ टू पावर 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब 2 रेज़ टू पावर 9 टाइम्स को अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 530
मैथमेटिकल डिफरेंस। 5 सेकंड का ये क्वेश्चन था सिर्फ, वो 4 नंबर आपके गारंटेड कंफर्म हो गए। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आर्हेनियस भाई साहब ने अपने को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। कौन सा एक्सप्रेशन दिया? मैथमेटिकल। किसके लिए? फॉर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब देखो हमको ये पता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आर्हेनियस ने एक इक्वेशन क्या दिया? देखो आर्हेनियस का इक्वेशन क्या था? K इज इक्वल टू A इंटू e की पावर माइनस EA अपॉन RT। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अच्छे से समझ लीजिए। क्या क्या दिया उन्होंने? K इज इक्वल टू A इंटू e की पावर माइनस EA बाय RT। अब यहाँ पे K क्या है? वेयर K क्या हो गया आपका? रेट कांस्टेंट हो गया। K क्या हो गया आपका? रेट कांस्टेंट हो गया। ये जो A है, A को हम लोग यहाँ पे आर्हेनियस कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यहाँ पे ये क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, ओके। EA क्या है आपका? एक्टिवेशन एनर्जी। एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। R आप जानते हो क्या है? गैस कांस्टेंट है। और T आप जानते हो क्या है? टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर। अब देखो K और T के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन आया और उसको उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ढाल दिया। ठीक है, अब देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट आएंगे, उनमें क्या रिलेशन बनता है इसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब हमको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को में दोनों साइड में क्या ले लेते हैं? नेचुरल लॉग ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नाउ बाय टेकिंग नेचुरल लॉग मींस ln ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम लोग क्या लेते हैं? नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a इनटू, अब नेचुरल लॉग ले रहे हैं क्या? e रेज़ टू पावर माइनस a बाय rt। तो ये पावर क्या जाती है? आगे आ जाती है। तो क्या हो जाएगा? माइनस में EA अपॉन में RT। हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। क्या आ गया? नाउ बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या बन गई? नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA बाय RT। अब देखो कि मान लो जब टेम्परेचर T1 था तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या था? K1। लेट रेट कांस्टेंट एट T1 कितना था? इज K1 एंड रेट कांस्टेंट एट T2 इज K2। ये था। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फिर क्या करेंगे? देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ K1। देखो नेचुरल लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये अभी तो कांस्टेंट है, पढ़ा रहने दो। क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस ये एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी तो उतना ही, तो EA अपॉन R भी कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया? यहाँ पे T1 हो गया। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ K2 कितना हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA अपॉन RT2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे T1 एंड T2 पे हमारे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट है और उसको हमने आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से ढाल लिया। अब हमको करना क्या है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर दो। क्या कर दो? नाउ 2 माइनस 3 कर दो। तो क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ K1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से जब ये माइनस करोगे तो नेचुरल लॉग A से नेचुरल लॉग A कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचेगा आपका? माइनस EA अपॉन RT1। फिर माइनस करना है तो माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो मैं लिख देता हूं एक बार। ये क्या बचा आपका? माइनस EA अपॉन RT1, और आप माइनस तो कर ही रहे हो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया था।
माइनस कर ही रहे हो, लेकिन इसके आगे साइन क्या है, माइनस का है, माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। ये कहानी समझ आ गई। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस हो गया और ये क्या रहा, माइनस। तो पहले इस पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दूं, क्या है, ई ए अपॉन आर टी टू माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। तो आपके पास ये आ गया ई ए अपॉन आर टी टू माइनस ई ए अपॉन आर टी वन आ गया। अब देखो नेचुरल लॉग है दोनों साइड में, कॉमन ले लो नेचुरल लॉग को। जब कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, k1 अपॉन में k2। कोई इशू नहीं है, पक्का। चलो अब एक काम करते हैं कि नेचुरल लॉग को कन्वर्ट, या तो इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ा रहने दो, ठीक है, तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर क्या 4, या फिर एक काम करो नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करो। नेचुरल लॉग को जब हम लोग log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 log बेस 10। अब 10 लिखने की जरूरत नहीं है, log लिख दिया, हो गया, इनटू क्या है k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर दोनों में से कॉमन आ रहा है, ई ए अपॉन आर, अंदर क्या बचा 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1, ये बचा आपके पास। तो ये हो गया। अब ये जो 2.303 है इसको हम लोग यहां ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहां से उठा के यहां पर ले जा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, e अपॉन 2.303 r इनटू 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1। एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है। फिर एक काम और भी कर सकते हैं, यहां पे आप एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा t2 t1 आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, t2 से t2 गया, बचा क्या t1, t1 into 1, यह आ गया आपका t1 माइनस यहां से ये क्या बचा t2, और ये क्या हो गया आपका EA अपॉन 2.303 r, किसके इक्वल है, ये आपका log ऑफ k1 अपॉन में k2। ओके, एक एक्सप्रेशन आपका ये भी आ गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, AIPMT 2012 आई थिंक शायद क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें इस रिलेशन को टेढ़ा मेढ़ा करके देंगे, कभी k2 ऊपर दे दिया, कभी प्लस माइनस का जोड़ देंगे इसके अंदर, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब क्या इस इक्वेशन को एक डिफरेंट टाइप से भी लिख सकता हूं कि अगर मैं सर k1 by k2 ना लिखूं तो मैं क्या लिख दूं k2 by k1। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स होने से क्या आएगा, ये जो माइनस वाला तो हो गया प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है log ऑफ k2 by में k1 इज इक्वल टू, देखो मैंने इसको रिवर्स किया तो यहाँ के साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास EA अपॉन 2.303 r इनटू 1 अपॉन t2 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और 1 अपॉन t1 के आगे जो माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। तो एक एक्सप्रेशन आपका ये भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि आपको जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से आप इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सप्रेशन है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हम एक दो क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से इसको उतार लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर करके देख लेते हैं। AIPMT मेंस 2012 में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या लिखा देखो, एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 of a chemical reaction at two different temperatures T1 and T2 are related by, सिंपल सा था। इन्होंने देखो चार ऑप्शन लिए हैं और नेचुरल लॉग लिया है, तो यानी वो जो नेचुरल लॉग को जो log बेस 10 में कन्वर्ट करना यानी 2.303 लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑफ k2 by k1 लिया है। देखो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ये देखो डेरिवेशन देखो यहां पे कि क्या लिखा हमने, log of k2 by k1 इज इक्वल टू a by 2.303 r। अब 2.303 और log को क्या लिख देंगे, नेचुरल लॉग लिख देंगे। अगर आप यहां पे k2 by k1 ले रहे हो तो यहां पे टेम्परेचर में पहले क्या आएगा, अगर आपने ऊपर k2 लिया है तो टेम्परेचर पहले क्या आएगा 1 by T1 आएगा,
अगर ऊपर आपने K1 लिया है यानी K1 बाय K2 लेते तो यहां पर क्या आता 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1, माइनस तो आएगा, दोनों के देखो साइन अपोजिट है, तो पहला एक्सप्रेशन में आ जाता है। ये K2 है, अगर ऊपर K2 है तो यहां पर पहले क्या आना चाहिए, T1 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने साइन माइनस कर लिया, कॉमन लिया। एक चीज देखो, मैंने बोला कि अंदर के ये दोनों का साइन सेम नहीं है टेम्परेचर का, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 बाय T2 प्लस 1 बाय T1 दिया है, दोनों की साइन प्लस दे दिए, विच इज तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरे पे आ जाओ कि नेचुरल लॉग ऑफ K2, अगर K2 ऊपर है, बाहर माइनस कॉमन नहीं लिया है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। दूसरा ऑप्शन एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। तीसरे पे आता है नेचुरल लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस कैसे हुई है, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बावजूद भी ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं नंबर 4 पे, नंबर 4 पे वही क्या क्या ऊपर K2 है, लेकिन बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अगर सेकंड वाले ऑप्शन में बाहर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 बचेगा। इन्होंने भी माइनस कॉमन लेने के बाद 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 लिया है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब कि जब ये क्वेश्चन 2012 में आया था तो हो सकता है कि थोड़ा सा या तो उनसे मिस्टेक हो गया हो, तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट थे, 2 एंड 4। चलो इस बार इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि मिस्टेक हो, लेकिन आपका ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए और बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक है, कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जेईई में 2013 में था, इसी इक्वेशन के ऊपर। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, इसका मतलब आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया है, 2 दिया है। व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 310 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच ए रिएक्शन विल बी, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। इसका मतलब क्या है, रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया आपको, 2, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स व्हेन द टेम्परेचर इज डिफरेंस इज 10 डिग्री, टेम्परेचर डिफरेंस आपको 10 डिग्री दे दिया। तो देखो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, पहले ध्यान से देखो, आपको दिया है K2 बाय K1, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के डिफरेंस पे कितना दे दिया इन्होंने, 2 दे दिया। आपको निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। R की वैल्यू दे दी, log 2 की वैल्यू दे दी, नहीं देता तो भी चलता। ओके, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, देखो हमने निकाला था कि log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये था क्या था, EA अपॉन 2.303 इनटू में R इनटू, अब अगर K2 ऊपर है तो यहां पर पहले क्या आएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हमने किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और हमने बाद में इसका एलसीएम भी ले लिया, एलसीएम क्या आएगा, T1 T2, तो इधर क्या रहेगा, T2 माइनस में T1 अपॉन T1 T2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फिर आपको, यहाँ क्या आएगा, ये आएगा T2 माइनस में T1 अपॉन T1 T2, यही था। निकालना है क्या आपको ये निकालना है, और बाकी सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। कैसे, K2 बाय K1 कितना दिया आपको 2, तो ये हो गया आपका log 2, और log 2 का वैल्यू इन्होंने कितना दे दिया आपको 0.301 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इनटू R का वैल्यू कितना है 8.314, ये वैल्यू दे दिया, इनटू T2 कितना दिया इन्होंने 310, और T1 कितना दिया 300, तो 310 माइनस में 300 कितना होगा 10 होगा, 10 अपॉन 300 इनटू 310, यही चीजें हैं। और log 2 का वैल्यू कितना है 0.301, तो मैं इसको हटा के क्या लिख देता हूं 0.301, ये बात क्लियर है। EA को यहां छोड़ दो और बाकी सारी वैल्यूज को इस साइड में ले जाओ, तो क्या बचेगा, EA इज इक्वल टू 0.301, ये जो डिवाइड में है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, 2.303 इनटू में 8.314, और ये वैल्यू यहाँ एक काम करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, क्लियर बात है। और ये वैल्यू अब डिवाइड में थी, यहाँ पर आके क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई में होने वाली है, तो क्या बचेगा आपके पास, इनटू में 300 इनटू में 30, ये वैल्यू आएगी। और यूनिट्स किस में आएंगे, देखो आपने जो R का वैल्यू 8.314 किस में लगाया है,
ये दिया इन्होंने जूल पर केल्विन में, तो ये जूल में आने वाला है ना, ठीक है। तो अब जूल पर मोल में आने वाला है, तो उस आपको ऑप्शन में यूनिट क्या दिए, किलो जूल में, तो जो भी वैल्यू जूल में आएगी उसको 1000 से बाद में आपको डिवाइड करना है, या फिर आप अभी 1000 से डिवाइड कर दो, दे लो, मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय में 1000, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। देखो क्या है कि यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने उड़ा दी। अब एग्जाम में देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइम आपके पास कम है, ठीक है, तो आपको 100% एक्यूरेट वैल्यू लाने की जरूरत नहीं है, आप एक नियर अबाउट वैल्यू भी लेके आएंगे तो भी आपका सही होगा, ठीक है, ओके। क्योंकि वैल्यूज में देखो लगभग इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, लगभग 5 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, लगभग 2 का डिफरेंस है। तो एक बार हम लोग नियर अबाउट में लाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से कैसे करें, 31 इंटू में 3 कितना हुआ, 93 हो गया। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये आपको दिया है 0.3, ये कितना है 0.3, और ये है 2.3, तो 2.3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 6.9 आता है, लेकिन 0.3 है तो कितना हो गया, 0.69 हो गया। 0.69 को एक बार मैं 0.7 मान सकता हूं, ठीक है ना। तो इसको हटा के मैंने क्या लिख दिया, 0.7 यानी 7/10, ओके। अब यहां पर हमने ये कितना किया था, 93, इसको एक बार 80 मान लेते हैं, तो 93 और यहां पर हो गया 8, 9 8 का 72, 75 ले लेता हूं लगभग, तो ये आपका लगभग कितना हो गया, 75 हो गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो 75 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, लगभग 3 49 और 3 कितना होता है, 525 आ गया, डिवाइडेड बाय में कितना आ गया, 10 आ गया, यानी आपके पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 52.5 किलो जूल पर मोल में आ गई, 52.5 किलो जूल पर मोल। अब देखो 52.5 के जो क्लोज है वही आपका आंसर है। ये 58.5 नहीं हो सकता, ये 60.5 बिल्कुल नहीं हो सकता, 48.5 बहुत कम हो गया, 53.6 52.5 ये क्लोज वैल्यू है, तो यही आपका आंसर हो गया यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 53.6 किलो जूल पर मोल। तो जो आर्हेनियस इक्वेशन का आगे हमने और डेरिवेशन किया था, उसको आगे और एक्सपेंड किया था एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट के हिसाब से, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, उससे पहले आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। अभी देखो सेम ईयर में 2013 में नीट में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स। आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसने क्या दिया, डबल दिया, यानी 2 दिया, तो आपको यहाँ पे दिया क्या है, गिवन K2/K1, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, K2/K1, और वो वैल्यू कितना दिया उसने आपको, 2। When the temperature is raised from 20 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस, तो आपको T1 कितना दिया, 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको आप किसमें कन्वर्ट कर लो, किसमें, केल्विन में। टेम्परेचर के SI यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन होते हैं, तो 273 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 293 केल्विन, और आपको T2 है वो दिया इसने 35 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, 273 प्लस 35, ये हो जाना चाहिए आपका 308 केल्विन, ये हो जाना चाहिए, ओके। इसी टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको K2/K1 दिया है और आपको 2 टेम्परेचर दिए हुए थे और आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, कुछ नहीं है, लॉग ऑफ वही सेम K2/K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303, उसके इनटू में क्या करोगे, R क्या हो जाएगा, यहाँ K2 पर है तो 1/T1 माइनस 1/T2, ओके, या फिर क्या लिखोगे, T2 माइनस में T1 अपॉन T1 T2। क्लियर है। बस ध्यान रखना आपको जो R है 8.314 जूल में दिया है, जूल पर केल्विन पर मोल, तो आपकी ये जो वैल्यू ये की आएगी, सोल्व करोगे ये वैल्यू पुट करके वो जूल में आएगी, बट आपको ऑप्शन में क्या दिया है, किलो जूल में। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी वैल्यू आए 1000 से डिवाइड करो और वो आपका आंसर आ गया। और मैंने क्या बोला, आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, तो नियर अबाउट वैल्यू निकालिए और टिक लगाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसी कैलकुलेशन इस टाइप की आराम से करिए, एंजॉय कीजिए।